नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12th केमिस्ट्री यूनिट 2 विलियन प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से कितने नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें से पूछे जाएंगे 2 अंक का एक प्रश्न है और 3 नंबर का एक प्रश्न है। एंड टोटल जो क्वेश्चंस यानी नंबर्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे 5 नंबर के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस और इसमें से ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे क्वेश्चंस वो इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और पहले करेंगे हम 2 अंक के क्वेश्चन जो प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को हल यानी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे उन क्वेश्चनों को हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें जो प्रश्न बैंक है इन प्रश्न बैंक के अनुसार ही करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में था वो ये क्वेश्चन था कि मोल प्रभाज या मोल अंश होता क्या है। तो जो मोल प्रभाज या मोल अंश को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे किसी विलयन में, यानी विलयन जब बनता है तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा विलेय तथा एक विलायक। तो किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात जो रहेगा वो रहेगा हमारा विलायक का मोल प्रभाज रहेगा। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक की मोलों की जो संख्या रहेगी, यदि वो N1 तो वह N2 यानी विलेय उसमें N1 मोलों की संख्या और विलायक के जो मोल जो रहेंगे वो N2 हो तो विलयन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। इसी के बाद हम देखें इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये रहेगा, विलेय का जो मोल प्रभाज रहेगा वो रहेगा हमारा N1 बटे N1 प्लस N2। ये जो अनुपात रहेगा इसको बोलेंगे हम विलेय का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें विलायक को ऊपर रखेंगे N2 बटे N1 प्लस N2। पहले तो हम ये देखें कि मोल निकालेंगे कैसे, यानी मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पदार्थ जो भी रहेगा उसकी ग्राम में जो मात्रा रहेगी, यानी ग्राम में मात्रा, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि जो ग्राम में मात्रा यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि जो रहेगा हमारा किस प्रकार से, यानी ग्राम में मात्रा बटे उसकी क्या रहेगी, उसका आणविक द्रव्यमान। जो आणविक द्रव्यमान रहेगा उससे अगर हम भाग देंगे तो उसके मोलों की हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये है हमारा, इससे संबंधित एक सवाल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इस सवाल के बारे में हम देखेंगे। ये एक उदाहरण दिया है कि 90 ग्राम जल में तो जो जल है वो 90 ग्राम है, यानी विलियन टोटल है जो हमारा 90 ग्राम है, में 4 ग्राम NaOH है। इसमें 4 ग्राम क्या है हमारा NaOH विलेय है। NaOH व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो हमारा NaOH है वो क्या है हमारा विलेय है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें उसकी ग्राम में मात्रा कितनी दी है, तो 4 दी है। उसका अणुभार कितना होता है, तो NaOH का जो आणविक द्रव्यमान होता है या अणुभार होता है वो कितना होता है 40 होता है 40। इसमें भाग देंगे तो 0.1 आएगा। अब H2 की मोल संख्या, H2 है क्या, तो ये है हमारा विलायक। तो विलायक की जो मात्रा दी है वो हमारी रहेगी 90, यानी ग्राम में मात्रा दी है 90 और अणुभार होता है उसका जल का होता है 18। तो इससे भाग देंगे तो 5। इन अब विलयन की जो रहेगी मोलों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमें, तो क्योंकि विलयन में हमें 2 चीज़ हैं, एक तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा मोलरता, यानी मोलरता को समझाइए या अथवा ग्राम आणुकता क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 अंक का है। इसको देखेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी कोई विलयन है उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि NaOH का 1 लीटर विलयन में 80 ग्राम अर्थात 2 मोल NaOH घुले होने पर विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। मोलरता का जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा हमारा कि विलेय की मात्रा ग्राम में और विलेय का अणुभार और विलयन का लीटर में आयतन। अगर यहाँ पर यहाँ विलायक का लीटर में आयतन या विलायक की ग्राम में मात्रा आती है तो यहाँ हो जाती है मोलरता हो जाती है। यहाँ पर मोलरता दी हुई है हमारे, तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा विलयन का लीटर में आयतन रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा कि M = W × 1000। 1000 का इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें ग्राम में लेना है और नीचे किस में दी है मात्रा, हमें लीटर में, इसलिए दिया गया है। एम मतलब होता है मास, वी मतलब होता है वैल्यू मतलब आयतन। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसी से संबंधित यहाँ पर दिया है वी विलयन का मिलीलीटर में आयतन, इन्हें इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए दिया गया है। और डब्ल्यू है जो वेट मतलब विलेय की मात्रा, एम मास यानी विलेय का अणुभार। या इससे संबंधित एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। यानी विलयन की जो लीटर में मिलीलीटर में जो मात्रा दी है, क्योंकि वहाँ पर हमें निकालना है आयतन लीटर में, यहाँ हमें दिया है मिली लीटर में, तो इसलिए उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। NaCl का जो आणविक द्रव्यमान है यानी विलेय जो रहेगा हमारा NaCl, उसका दिया है 58.5। हमारा जो फार्मूला है M = W × 100 1000 रहेगा यहाँ पर इस प्रकार से ये रहेगा। बाय जो रहेगा हमारा M × V रहेगा। तो यहाँ पर दिया है W यानी 5.85, ये है विलेय की ग्राम में मात्रा, V आयतन 200 मिलीलीटर, AM मतलब मास, विलेय का मास जो रहेगा वो है 58.5 यानी आणविक मास। तो इनको जब मान रखेंगे तो वो होगा हमारा 1/2, यानी ये इसका आंसर रहेगा। इसी के बाद हम देखें, क्योंकि हमारा एक जो क्वेश्चन इसमें दिया है 3 नंबर में पूछा गया है, ये वाला 6 नंबर का जो उदाहरण है कि H2 की मोलरता ज्ञात कीजिए। H2 की मोलरता वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। आगे क्वेश्चन दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 अंक के हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो दिया है हमारा H2 की मोलरता ज्ञात या गणना कीजिए। तो एम है हमारी मोलरता = W × 1000 बटे विलेय की मात्रा, ये विलेय की मात्रा इंटू ये विलेय का आणविक द्रव्यमान और दिया है आयतन। तो जो हमारा 1000 जो विलयन है वो रहेगा 1000, V मतलब मिलीलीटर 1000, जल का जो घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है और उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18। तो 1000 × 1000 बाय हो जाएगा हमारा 18 × 1000। तो ये जो टोटल अगर इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 1000 में 18 का, हम 1000 में 18 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5.55 आंसर आएगा। तो इसकी जो मोलरता रहेगी वो रहेगी हमारी 55.55 रहेगी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता होती क्या है उसको देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारी नॉर्मलता, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार से जो हमारी प्रश्न बैंक की जो PDFs हैं उनको सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन
दिया है वो ये है कि नॉर्मलता को समझाइए। नॉर्मलता को समझाना है हमें, ये इसको डिफाइन करना है। ये भी हमारा 2 अंक का क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे हम। यहाँ पर दिया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे किससे शो किया जाता है? एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए हमें ग्राम में मात्रा बटे उसकी तुल्यांक की बाहर से क्या देना है, हमें भाग देना है, तो उसकी तुल्यांक की संख्या ज्ञात हो जाएगी। वी होगा विलयन का मिलीलीटर में आयतन, ये होगा हमारे तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार जो होगा वो ये होता है कि उसकी जो ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, या फिर ये रहता है ग्राम में मात्रा नहीं होता है, उसका इस प्रकार से होता है कि उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है हमारा, उसका आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान जो होगा उसका आणविक द्रव्यमान, उसमें हमें देना है संयोजकता से भाग, तो उसके हमें निकल जाएगी, जो निकलेगा वो निकल जाएगा उसके तुल्यांक की भार निकल जाएगा। यहाँ पर दिया है NaOH, NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है। 1 लीटर है, यानी उसका कुल आयतन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1000। 5 ग्राम NaOH घुला है, यानी विलय की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी उसकी 5 ग्राम। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। N इक्वल टू हो जाएगा W, विलय की मात्रा कितनी दी है हमें, 5 ग्राम, A इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में मात्रा हमें लीटर में दी है, उसको मिलीलीटर में चेंज करना है। इसके बाद में दिया है NaOH का तुल्यांक की भार या आणविक तुल्यांक की भार निकालने के लिए जो हमें दिया है 40, तो ये 40 ये होता है, ये 23 + 16 1, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 40। इस प्रकार से होगा। और इसमें NaOH में अगर हम 1 से ही भाग देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 40 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, जो इसका हो जाएगा 5 × 100,000 और नीचे हो जाएगा 14 100,000। इस प्रकार से होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 से ये हो जाएगा 1/8। इसका जो आंसर होगा हमारा, यानी इसकी नॉर्मलता होगी वो होगी 1/8। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है हमें अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, तो विलयनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित, यानी जो विलयन होता है उसका जो आयतन होता है वो एक निश्चित होता है, और उस निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों, यानी अणु भी हो सकते हैं, परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है उन पर निर्भर करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उसका अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। गुण विलय जो होते हैं उसके विलय की रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि आयनन की निश्चित मात्रा में उपस्थित उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। इसी गुण निम्नलिखित हैं, जैसे मान लीजिएगा उसके होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, विलयन का परासरण दाब, ये होते हैं उसके अणुसंख्यक गुणधर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक PDF से है और इसके द्वारा हम यहाँ समझेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो जो एक तरफ हम देखें यहाँ पर 1-2 फ्लास्क लिए हुए हैं और ये है हमारा विलयन और ये है हमारा विलायक। यहाँ पर जो बीच में है हमारी ये लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर जब पिस्टन से दाब लगाया जाता है तो इसमें से विलायक के कण इस विलायक में पहुँचते हैं। जब पिस्टन को हटा लिया जाता है तो विलायक के कण किस में प्रवेश करते हैं, विलयन की ओर। तो जिसमें विलायक के कण को रोका जाता है, यानी यहाँ पर दिया है परासरण दाब उस दाब या स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। यानी इस विलयन में इस विलायक के कण अगर जाते हैं और अगर यहाँ पर एक दाब लगता है तो उसे कहा जाता है परासरण दाब। परासरण दाब वहाँ स्थितिक
दाब है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से, इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहा जाता है। यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। एक होती है हमारी पारगम्य झिल्ली। 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती है। तो सबसे पहली वाली होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली जो होती है उसमें से विलय के कण जो होते हैं वो निकलकर चले जाते हैं और विलायक के कण भी, विलय के कण चले जाते हैं। इसी प्रकार हम समझ रहे थे कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहा जाता है, झिल्ली कहते हैं। कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जिनमें से सभी पदार्थ निकल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पारगम्य झिल्ली या पूर्ण झिल्ली कहा जाता है। कुछ झिल्लियाँ ऐसी भी होती हैं जो कोई पदार्थ नहीं निकल पाता, उन्हें कहा जाता है अपारगम्य झिल्ली। इन उन झिल्लियों को कहा जाता है अपारगम्य झिल्ली। तीसरे नंबर की जो हमारी झिल्ली होती है वो होती है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जिनसे विलायक के कण तो निकल जाते हैं। इन्हें एक इस प्रकार की ये जो झिल्ली दिखाई दे रही है हमें, ये बीच में लगी है विलयन और विलायक में से। इन्हें इसमें से विलायक के कण तो चले जाते हैं किंतु विलय के कण पार होकर नहीं जाते हैं, उसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके अलावा अतिरिक्त कुछ ऐसी झिल्लियाँ भी होती हैं जिनसे विलायक के कण तो या अणु निकल जाते हैं किंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं। ऐसी झिल्लियों को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जैसे चर्मपत्र होता है हमारा, पर्चमेंट पेपर, अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनेट आदि की झिल्लियाँ। तो ये झिल्लियाँ जिनसे विलय के कण नहीं जा पाते हैं तो उसे कहा जाता है हमें अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया है कि ये परासरण दाब होता क्या है। इन्हें जिसमें जैसे कि मान लीजिएगा कि ये सांद्र विलयन है, इसमें ये विलायक की मात्रा क्या है, कम है, तो इस विलायक में से इसमें विलायक के कण क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। किंतु इन विलायक के कणों को इस विलयन में आने से जो रोकते हैं और इस पे जो दाब आरोपित करते हैं उसे कहा जाता है परासरण दाब कहा जाता है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पीपीएम होता क्या है। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यानी पीपीएम होता क्या है। अगले क्वेश्चन को समझेंगे कि ये पीपीएम होता क्या है। तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशंस। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी किसी विलयन यहाँ पर दिया है जो किसी विलयन के 10 लाख यानी 10 की घात 6 भार भाग में विलय के भार यानी भागों की जो संख्या होती है विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसे पीपीएम यानी पीपीएम में क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित किया जाता है। यदि भार ग्राम में है तो विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में विलय की मात्रा पीपीएम कहलाती है। 1 पीपीएम यानी 1 पीपीएम मतलब बराबर क्या होगा। तो 1 पीपीएम बराबर होता है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। पीपीएम बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। उदाहरण के लिए अगर हम एक देखें क्वेश्चन, 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है विलय का ग्राम में मात्रा, तो कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, इंटू 10 की पावर 6 दिया है, और यहाँ पर दिया है विलय का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया है हमें, 1000 दिया है इंटू 1000। तो यहाँ जो ऊपर जो हमारे 10 की घात 6 है तब 6 जीरो लगा लेंगे, और नीचे क्या दिया है हमारे 1000 इंटू 1000। तो ऊपर जो दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख से नीचे का ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी पीपीएम में सांद्रता क्या जाएगी, 100, यानी इसका जो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा 100। तो इस प्रकार से हमने समझा है पीपीएम क्या होता है। तो ये थे हमारे 2 अंक वाले क्वेश्चन, इनको हमने हल किया है।
आप भी सभी इनके स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को आप नोट कर लेंगे। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने भी कहा है कि इन प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चनों को बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं और कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ और आगे मैं ये बता दूं कि इसके जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो है हमारे 6। तो उन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।